Radhika Gaur with the session number first of your chapter the fundamental units of life. तो अभी हम यहाँ पे जो लाइफ है उसकी फंडामेंटल यूनिट है दैट इज जो सेल है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. दिस सेशन इंक्लूड्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेल. सेल क्या होता है, उसकी सेल थ्योरी क्या है, उसकी डिस्कवरीज क्या हुई, उस सब के बारे में इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो बायोलॉजी है वो हमारी चैप्टर से ऑब्वियसली स्टार्ट हो रही है. तो बायोलॉजी क्या होती है आपको पता होना चाहिए. आप अभी रिसेंटली जब 8th क्लास तक आप स्टडी करते आए हो एक साइंस की टेक्स्ट बुक, बट यहाँ पे जब आप आते हो 9th में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सेक्शन डिवाइडेशन हो जाते हैं. फिजिक्स जिसमें हम फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, एंड बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर जो बायो है सब्सटेंसेस का, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हुए आते हैं. तो जो हमारा बायोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है. तो हमारा 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है इंक्लूड्स अबाउट सेल. तो हम अभी इस पूरे चैप्टर में सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं. जो सेल किससे बनता है, क्या क्या सेल में प्रेजेंट हो सकता है, सेल का अराउंड क्या होता है, ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 1. So the first thing is that introduction. Obviously, all organisms, including plants and elements that we observe, are composed of cells. जितने भी organism होते हैं, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, सब क्या होंगे, सब में क्या होते हैं, cells की presence रहती है. क्लियर. अब जब उनमें cells की presence रहती है तो हमारे लिए ये भी required हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए cell क्या होता है आखिर. अभी obviously अभी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो cells से मिलके बनी हुई है, तो आपको पता कैसे पड़ेगा सेल से मिलके बनी हुई है. टिल देन आपको यही नहीं पता होगा सेल्स क्या होते हैं. तो सेल्स की स्टडी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि जितने भी हमारी लिविंग बॉडीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. इवन जो नॉन लिविंग बॉडीज में जो कॉर्क होता है उसमें भी सेल प्रेजेंट रहता है. कॉर्क में ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की गई थी. वो मैं अभी आपको आगे स्लाइड्स में जब क्लियर करूंगी डिस्कवरी ऑफ सेल्स उस तब क्लियर करूंगी कैसे कॉर्क में हमने सेल को डिस्कवर किया था. बट द थिंग इज जो सेल है उसमें क्या रहता है, वो प्लांट और एनिमल जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं सब में प्रेजेंट रहती है. एंड ऑब्वियसली दिस इज द रीजन हमें पता होना चाहिए सेल क्या होती है, किस किस से मिलके बनी होती है, सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं. तो यही सब हम इस सेशन में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Second thing is that cytology is the study to form structure a composition of cells in an organism. साइटोलॉजी क्या होती है, वो स्टडी जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस को फॉर्म कर सकते हैं किसी भी सेल के, एनी ऑर्गेनिज्म. तो इन शॉर्ट हम सिंपली वे में ये कह सकते हैं कि जो सेल्स के कंपोजिशन स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी. क्लियर. द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑब्वियसली जो सेल है वो क्या है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल दैट इज जो स्ट्रक्चर है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, उसको जब हम डिजाइन करते हैं, जो स्ट्रक्चर को शेप मिलता है, जो स्ट्रक्चर का फंक्शनल यूनिट होती है, आई मीन जो बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चर की, वो हमारी सेल ही होती है. ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज जितने भी बड़े बड़े हमारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं उनकी भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है. तो क्लियर हुआ दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नो मैटर वो प्लांट है, एनिमल है, नो मैटर, बट द थिंग इज कितने भी हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में क्या प्रेजेंट होगा, सेल्स प्रेजेंट रहती है. एंड हैंस इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसीलिए हम सेल्स को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ. क्लियर. ऑल्सो अब बात आती है जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की. क्लियर. Robert Hooke in 1665 while examining a thin slice of cork under a primitive microscope observed that cork consists of small box-like structures resembling honeycomb. एक्चुअली क्या था, जो सेल है उसकी डिस्कवरी में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो किया था माइक्रोस्कोप ने. जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि वो जो माइक्रोस्कोप था एक परफेक्ट माइक्रोस्कोप नहीं था, सिर्फ वहां पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज किया गया था, दैट इज जो फर्स्ट स्टेज थी माइक्रोस्कोप की.
इतना परफेक्ट माइक्रोस्कोप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी जब माइक्रोस्कोप आया तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, वो माइक्रोस्कोप जब उन्होंने डिस्कवर कर लिया तो वो क्या करने लगे, वो कुछ सब्सटेंस लिए उन्होंने और उन पे माइक्रोस्कोप से उनके सब्सटेंस को डीपली देखने लगे। अचानक से बोलते हैं ना, जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सडनली होते हैं बट परफेक्ट होते हैं। उन्होंने क्या किया, एक थिन स्लाइस ली कॉर्क की एक थिन स्लाइस ली, उससे उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है उसमें स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हनीकॉम की तरह वो रिजेंबल करती है, दैट इज हनीकॉम से मिलती जुलती स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है। उन्हीं स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने नेम दिया सेल, दैट इज जो स्लाइस थी वो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स से बनी हुई थी, जिन्होंने उन्हें बोला सेल। क्लियर? Who called these boxes cells? As I told you, Hooke ने इन्हीं boxes को क्या बोला, cells बोला। The substance called cork comes from the bark of a tree. जो cork substance है वो कहाँ से आता है, ट्री के bark से। Clear? And cell is a Latin word of a little room. Cell को जो Latin word है वो उसका meaning क्या होता है, a little room। और जो उन्होंने नेम दिया था, जो स्मॉल बॉक्सेस थे उनको उन्होंने सेल नेम दे दिया था। उसी को हम आज तक अपनी बायोलॉजी में स्टडी करते आ रहे हैं। जो हमारी बॉडी है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है उसको हम सेल बोलते आ रहे हैं। क्लियर? अब आती है डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। ये जो डिस्कवरी थी ये नॉन लिविंग सेल की थी, क्योंकि कॉर्क क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। बट द थिंग इज कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की? Anton van Leeuwenhoek in 1674 discovered free living cells in pond water by his improved microscope. Anton van Leeuwenhoek साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1674 में क्या किया, फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। किसमें? एक पॉन्ड में, वाटर के पॉन्ड में। वहां पे एक बात थी, मैंने अभी आपको बताया था रॉबर्ट हुक के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव था, फर्स्ट स्टेज थी। बट एंटन van Leeuwenhoek ने जो डिस्कवरी की थी वो एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू की थी। जो पॉइंट्स में जो हमारे बैक्टीरिया हुए या फिशेस हुए, ऐसे कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, आई मीन टू से ऐसे जो हमारे क्रिएचर्स होते हैं, उनमें उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन van Leeuwenhoek ने की थी और फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो क्लियर रखना, यदि आपको क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर्स फर्स्ट लिविंग सेल, देन यू हैव टू आंसर एंटन van Leeuwenhoek। ओके, so the next thing, cell theory क्या है? Clear? Cell is the basic constituent of all living organisms. Cell क्या है? एक basic constituents बोल सकते हैं हम, जितने भी हमारे living organisms होते हैं वो सब cell से मिलके ही बने होते हैं। All simple and complex activities that support the life of an organism occur in the protoplasm of the cell. जितने भी हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करती हैं, वो सब किसमें होती है? सेल के प्रोटोप्लाज्म में। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो सेल्स में प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जितने भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी लाइफ की वो सारी सेल्स के थ्रू ही होती हैं। क्लियर? Thus the cell itself represents simple and unorganized form of life. इसीलिए हम सेल को क्या बोल सकते हैं? सेल क्या है? एक सिंपल और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है लाइफ की। दैट इज जो लाइफ है वो सेल्स के थ्रू ही डिपेंडेंट है, क्योंकि सेल्स नहीं होंगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी वीगन से हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि जैसे ब्लड है वो भी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी क्या सेल्स हैं, इन्हीं की वजह से तो हम जी पा रहे हैं। तो क्या है, जो लाइफ है उसकी जो सिंपल और अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट हो गई वो क्या हो गई? सेल हो गई। क्लियर? Actually, M.J. Sachtleben in 1838, a German botanist studied large variety of plant tissues. क्या हुआ, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, काफी सारे प्लांट टिश्यूज पे उन्होंने डिस्कस किया। अब पता है टिश्यूज क्या होता है, वो आप सेकंड चैप्टर में स्टडी करने वाले हो। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो सेल्स के जो बंडल्स होते हैं उनको हम टिश्यूज बोल सकते हैं। क्लियर? जब उन्होंने प्लांट्स की वैरायटीज, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स के टिश्यूज पे स्टडी की, he concluded that all plants are made up of cells. उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने होते हैं। क्लियर? ये हमारी जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उनकी डिस्कवरी हो गई। ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइम, लगभग उसी टाइम पे, दैट इज टी सचवर्न 1839, उन्होंने 1838 में करी थी। टी सचवर्न ने 1839, दैट इज सिर्फ 1 ईयर के गैप से, अ जर्मन जूलॉजिस्ट,
वो बॉटनी से रिलेटेड थे, ये जूलॉजी से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंटली asserted that both plants and animals are made up of cells। तो टीएच1 ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि दोनों ही प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों ही सेल से मिलके बने होते हैं। Thus it becomes evident that all living organisms are made up of cells। तो obviously हमें ये प्रूफ हो गया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेल से मिलके ही बनते हैं। Therefore, this concept that the cell is the basic unit of structure and function of all living organisms is known as cell theory। तो यही कंसेप्ट की जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट होती है। आई मीन टू से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल होगी। यही जो कंसेप्ट था उसको हमने नेम दिया सेल थ्योरी। क्लियर? दिस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेल से मिलके बने होते हैं। Thus cell is the structural unit of living organism। क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं इसीलिए जो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? All cells arise from pre-existing cells of the similar kind। सारी जो सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, pre-existing cells of the similar kind। that is हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं, उन्हीं से जो pre-existing cells हैं उन्हीं से और सेल्स का फॉर्मेशन होता जाता है। This continuity of life from one generation to another is through living cells। और यही कंटिन्यूटी होती है लाइफ की कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं थ्रू लिविंग सेल्स। All cells are similar in their chemical composition and basic metabolism। जितनी भी सेल्स हैं वो सिमिलर होती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन में और बेसिक मेटाबॉलिज्म में। Also the function of an organism as a whole is the outcome of the activities and interaction of constituent cells। I mean to say जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उसके सारे फंक्शंस क्या होते हैं, आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। वो क्या होते हैं, जो एक्टिविटीज हैं जो इंटरेक्शंस हैं जो हमारे सेल्स करती हैं उनकी ही हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म वो कैसे कर पा रहा है, क्या उसके फंक्शंस हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेल। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। दैट इज सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ हमारी फंक्शनल यूनिट भी है। बट जो सेल थ्योरी है वो आइडियल नहीं है। दैट इज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, दैट वायरस डू नॉट हैव सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। जो वायरसेस होते हैं उनमें सेल्युलर स्ट्रक्चर्स नहीं होती और मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये हो गया। सेकंड, प्रोकैरियोट्स लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, आप पूछेंगे जो प्रोकैरियोटिक्स है वो क्या है, तो आप नेक्स्ट सेशंस में इसकी स्टडी करने वाली हो, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्लियर? ये जो होते हैं लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, ना ही उनमें सेल ऑर्गेनेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो ये हो गई हमारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस। क्लियर? अब बात आती है जो सेल्स हैं उनकी शेप्स क्या होती है। तो सेल्स हैं उनके जो फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं उसके बेसिस पे वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं। जैसे आप ह्यूमन बॉडी की में देख सकते हो, स्मूथ मसल सेल्स इस टाइप से रहेंगी हमारी, इलॉन्गेटेड ब्लड सेल्स हमारी ओवल शेप में होती हैं, नर्व सेल हमारी लॉन्ग होती है, ये फैट सेल हो गई, ये बोन सेल हो गई, स्पर्म एंड ओव्यूम। दैट इज जो फंक्शन जो सेल परफॉर्म करती है उसी के बेसिस पे वो लॉन्ग एंड स्मॉल होती है। जैसे ब्लड है वो आरबीसीज की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो ओवल शेप में रहता है। जबकि जो नर्व सेल है वो क्या करती है, नर्व सेल का फंक्शन होता है ऑब्वियसली हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाना। तो क्योंकि उसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, दिस इज द रीजन वो एक इलॉन्गेटेड और लॉन्ग सेल होती है। क्लियर? तो शेप्स जो है सेल्स की वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। अब आती है साइज सेल का। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्मा टू वेरी लार्ज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो साइज है सेल का वो वेरी करता है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा जो है उसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। क्लियर? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इट्स माइक्रोमीटर नॉट मीटर, रिमेंबर इट्स माइक्रोमीटर। तो क्लियर है जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज इतना स्मॉल है, और जबकि जो ऑस्ट्रिच का एग है वो 80 सेंटीमीटर का होता है, तो इतनी बड़ी सेल हो गई। तो ऑब्वियसली नो डिपेंड्स कि वो कितना भी साइज हो सकता है, क्लियर नहीं है कौन सी सेल का कितना साइज होगा। आई मीन टू से माइकोप्लाज्मा का जैसे सबसे छोटा साइज है सेम ऑस्ट्रिच के एग का 18 सेंटीमीटर होता है, तो कितना भी वेरी कर सकता है सेल का साइज।
Longest cell of human body are the nerve cells which may reach a length of 90 centimeter. सबसे जो longest cell होती है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है? नर्व सेल्स होती हैं जो लगभग 90 सेंटीमीटर्स की लेंथ तक रीच उनकी रहती है, क्योंकि उनका फंक्शन ही क्या होता है? नर्व सेल्स का फंक्शन ही होता है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं उन्हें हमारी बॉडी में ट्रांसफर करे, तो वो लॉन्ग सेल्स होती हैं। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। डू ऑल द सेल्स हैव सिमिलर शेप्स एंड साइज? गिव एन एग्जांपल। क्या सारी सेल्स के सिमिलर शेप एंड साइज होते हैं? यू हैव टू गिव एन एग्जांपल एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. The shape and size of all the cells vary according to the function they perform. As I told you, अभी मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि जो शेप और साइज होते हैं सेल्स के वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए nerve cells are long as they have to transport impulses throughout the length of our body, क्योंकि जो nerve cells हैं वो लॉन्ग होती हैं क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है? जो impulses हैं उन्हें वो ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अ body. So clear that the shapes and size of all cells vary according to the function they perform. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने सेल्स के बारे में स्टडी किया, सेल्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, साथ में हमने शेप और साइज के बारे में पढ़ा कि सेल्स की शेप एंड साइज क्या होती हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया। In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.